चलिए हम लोग बात करते हैं टॉप 20 करंट अफेयर्स की। टॉप 20 करंट अफेयर्स डेली आपको मिलता रहेगा और ये वो करंट अफेयर्स होगा जो आगे आने वाले अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ में इसका पीडीएफ आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाओ, जो गुरु दक्षिणा वाला है ना उसके अंदर चले जाइएगा, आपको ये मिल जाएगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी का मेमोरियल बन रहा है, स्मारक बन रहा है और इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दे दिया गया ताकि आप एक ही बार पढ़ेंगे ना तो आप बहुत सारे फैक्ट्स एक साथ याद आ जाएगा। ब्रिटिश इंडियन आर्मी स्मारक कहाँ बनेगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में बन रहा है। ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो सिटी के अंदर बन रहा है। ये एक वॉर मेमोरियल है। वॉर मेमोरियल केली बिन ग्रोव नाम से एक आर्ट गैलरी और म्यूजियम बनेगा। ठीक है, तो ये आर्ट गैलरी और म्यूजियम बनेगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। जो वहाँ की लोकल काउंसिल है उसने इसको मंजूरी दी है। क्यों बनाया जाएगा? तो जो दो वर्ल्ड वार था ना, दोनों वर्ल्ड वार के दौरान अंग्रेजों के साथ लड़ने वाले 40 लाख से अधिक इंडियन सैनिकों ने बलिदान दिया, यानी उनका जान चला गया लड़ाई में, तो उनको लेकर यह स्मारक बनेगा। मेमोरियल बनाने वाली जो संस्था है उसका नाम है कलरफुल हेरिटेज। तो आपको ऐसे याद करोगे ना तो करंट अफेयर्स बहुत इजी हो जाएगा और धीरे धीरे आपको समझ में भी आने लगेगा। क्या दर्शाया जाएगा? आखिर ये मेमोरियल बनेगा तो उसमें क्या दिखेगा? इस मेमोरियल के द्वारा भारत की विविधताओं को, डाइवर्सिटी को दिखाया जाएगा और इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म के जितने भी सैनिक ने योगदान दिया उनकी जानकारी होगी। लेकिन 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 स्पेशल अट्रैक्शन भी है और वो अट्रैक्शन है मुस्लिम और सिख सैनिकों को लेकर। जो दूसरे युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो मुस्लिम और सिख सैनिकों ने खास करके योगदान दिया था वो स्पेशल अट्रैक्शन होगा इसके अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा, ई स्पोर्ट्स जिसको इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स भी कहते हैं, गेमिंग भी कहा जाता है, अब इसको मान्यता दे दी गई है। यानी ई स्पोर्ट्स जो है अब कंपटीशन खेल के अंदर खिलाड़ी वर्चुअली इसको खेल सकेंगे, इसको मान्यता केंद्र सरकार ने दे दिया है। और संविधान की धारा 77 एक सेक्शन है, 77 जो है उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसका यूज़ किया और यूज करके ई स्पोर्ट के नियमों में बदलाव करने का रिक्वेस्ट किया था कि बदलाव किया जाए। और सूचना तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक्स और खेल मंत्रालय से ई स्पोर्ट्स को खेल के अंदर जो भी कंपटीशन स्पोर्ट्स का हो उसके अंदर शामिल करने का इन्होंने अनुरोध किया। इसके बाद एक गजट रिलीज किया गया। गजट के अकॉर्डिंग अब ई स्पोर्ट भी जो है जहाँ पे मल्टी खेल आयोजन किया जाएगा उसके अंदर ई स्पोर्ट को भी डाल दिया गया, अब उसको भी शामिल किया जा सकता है। सवाल है इसके लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो इसके लिए नोडल मंत्रालय युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत खेल विभाग के द्वारा ई स्पोर्ट्स का ध्यान रखा जाएगा। और एक और बात है, यहाँ पे जो ऑनलाइन गेमिंग हो रही है ना उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। इसके पहले ऐसा नहीं है कि ये अभी की बात है, इसके पहले भी खेल हो चुका है और भारत जीत भी चुका है। 2018 जकार्ता के एशियाई खेलों में इसको शामिल किया गया था। इसके अलावा 2018 एशियाई खेल जब हुआ था तो भारत ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक इसमें जीत लिया है। इसके अलावा बर्मिंघम में आयोजित पहली कॉमनवेल्थ ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड को हराकर इंडिया ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है ना। तो ये हो गया। इसके अलावा आईओसी ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इसको मान्यता दे दी है। 2020 मतलब टोक्यो ओलंपिक 2020 से पहले वर्चुअल ओलंपिक सीरीज का आयोजन किया गया था। और अब क्या है, ये नया वाला फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। नया वाला फैक्ट याद रखना है कि सिंगापुर जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना, तो सिंगापुर ने जून 2023 में ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक के उद्घाटन की मेजबानी भी करेगा। ऐसा मतलब ये आईओसी ने ये डिसीजन लिया है कि सिंगापुर जो है जून 2023 में जो ओलंपिक ई स्पोर्ट्स वीक है उसका उद्घाटन, मतलब जो उद्घाटन होगा उसकी मेजबानी करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रोएशिया से रिलेटेड 2 फैक्ट्स यहाँ पे आ रहा है। पहला, यूरो जोन के अंदर क्रोएशिया शामिल हो गया है। क्रोएशिया जो है वो यूरो जोन के अंदर शामिल हो गया, 1 जनवरी 2023 को ही शामिल हो गया। लगभग 40 लाख की आबादी है और इसका पहले की जो करेंसी थी उसका नाम था कूना।
तो कूना करेंसी को इन्होंने अलविदा कर दिया और यूरो को अपना लिया है। यूरो को अपनाने वाला यानी यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां सदस्य है। सवाल है इससे इसको क्या फायदा है? फायदा ये है कि ये एक ही साथ 19 देशों के साथ और यूरोपीय सेंट्रल बैंक का जो फायदा है वो उठाने के लिए मतलब योग्य हो जाएंगे, वो अब ले सकते हैं क्योंकि यूरो को इन्होंने अपना लिया। ये एक बाल्कन पेनिसुला का देश है। राष्ट्रपति अभी जोरान मिलानोविक हैं, प्रधानमंत्री लेडी प्लेंकोविच हैं और राजधानी जगरेब है और मुद्रा यूरो है। ठीक है, एक और चीज हुआ, वो क्या हुआ कि क्रोएशिया जो है वो पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया। क्रोएशिया जो है वो पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल हो गया है। अब वो भी 1 जनवरी को हुआ, पहले शेंगन क्षेत्र में शामिल हुआ, फिर जाके यूरो करेंसी को अपनाया। और अभी क्या हुआ, तो बाल्कन देश को यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लगभग 1 दशक बाद यूरोप के पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में इनको शामिल किया गया है। अब देखिए अभी कितने देश हैं, अभी वर्तमान की बात करें तो इसमें कई सारे हैं, कई सारा है। जैसे देखिए बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, तो आ गया क्रोएशिया, आयरलैंड और साइप्रस। तो यहाँ पे बुल्गारिया, रोमानिया, क्रोएशिया, आयरलैंड और साइप्रस ही ऐसे यूरोपीय संघ के सदस्य थे जो शेंगन सदस्य नहीं थे। अब क्रोएशिया इसके अंदर शामिल हो गया, जबकि आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein कहते हैं उसको, वो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है लेकिन शेंजन इलाके में शामिल है। तो ये सब फैक्ट्स है। आखिर इसका फायदा क्या होगा? देखिए अभी 26 देश इसके अंदर हैं। इनका फायदा ये होगा कि जो भी शेंगन क्षेत्र के अंदर होते हैं, जो भी शेंगन क्षेत्र में होते हैं, उनको कोई भी पासपोर्ट नहीं लगता, कोई भी वीज़ा नहीं लगता। यानी उनको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वहाँ काम करने के लिए कोई वर्क परमिट नहीं लेनी, कोई वीज़ा नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। यहाँ के नागरिक वहाँ जाके काम कर सकते हैं। और क्रोएशिया को अब क्या फ़ायदा होने वाला है? उसको फ़ायदा ये होने वाला है कि ये जो देश है वो एक्चुअली जो क्रोएशिया देश है, यहाँ पे टूरिज्म बहुत अच्छा है। तो टूरिज्म का फ़ायदा, टूरिज्म से इनकम इनको अच्छा खासा हो सकता है। हाइड्रोजन से रिलेटेड 2 फैक्ट है, हाइड्रोजन ट्रेन से रिलेटेड 2 फैक्ट्स है। पहला कि चीन जो है वो भी हाइड्रोजन ट्रेन चलाना शुरू करने वाला है। लेकिन चीन के साथ क्या है, चीन पहला कैसे हो गया? वो ऐसे हुआ कि चीन हाइड्रोजन से चलने वाला शहरी ट्रेन, जो टाउन शहर के अंदर जो ट्रेन नहीं होती, जैसे बंगाल में चलता है, मुंबई में चलता है लोकल ट्रेन्स, तो वो लोकल ट्रेन शहर का जो टाउन का चेन होता है ट्रेन का, वो स्टार्ट करने वाला ट्रेन का चेन हाइड्रोजन बेस्ड एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, क्लियर? तो चीन जो है पहला और दुनिया का दूसरा देश। पहला कौन है अभी देखते हैं। चीन किसने बनाई है इसको? तो चीनी कंपनी है CRRC कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने बनाया। यहाँ पे क्या देखना है कि चीन की जो ट्रेन है ना वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकेगी और एक बार फ्यूल भरने के बाद 600 किलोमीटर तक ट्रैवल ये ट्रेन कर सकती है। लेकिन पहला देश कौन था? तो पहला देश जर्मनी था। इसने सितंबर 2022 में ही हाइड्रोजन पे ट्रेन चला दी। और इतना ही नहीं, इनका जो ट्रेन है वो एक बार फ्यूल भरने पे 1175 और चीन का कितना 600। फ्रांसीसी कंपनी एल्टमास द्वारा जर्मन कोराडिया आइलिंट सीरियल ट्रेन को मतलब उसको उन्होंने चलाया था। 1175 का रेंज है। अब चूंकि ये हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड है तो कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, कोई आवाज भी नहीं होती है। इंडिया भी स्टार्ट करने वाला है, अभी देखेंगे हम लोग। इसके बाद लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल। देखिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल किसने विकसित किया? तो ये BPCL ने किया है। सरकारी तेल बेचने वाली कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसने किया है। अभी किसके लिए किया? बाद में तो किसी को भी मिल सकता है। अभी तो जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय सेना के लिए किया। क्यों किया है? सवाल ये भी है ना कि क्यों किया गया है। नॉर्मल जो केरोसिन है उससे धुआं बहुत अधिक निकलता है और आपको पता है जो हाइट पे ऑक्सीजन वैसे ही कम होता है, सेना को ऑक्सीजन वैसे ही नहीं मिल पाता है।
और उसके बाद अगर धुआं बहुत निकलेगा तो सेना के जवान के हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। तो इसके कारण लो मतलब बहुत कम धुआं देने वाला इन्होंने एक तरह से क्लीन फ्यूल तैयार किया है जो बहुत कम धुआं देगा और इससे उनको फायदा होगा। बीपीसीएल का मुख्यालय मुंबई है, स्थापना 1952 में हुई है। रामकृष्ण गुप्ता वेत्सा जो है वो उसके भी सीएमडी है, याद करिए नहीं कीजिए। हाँ, ये याद रखना है कि ये महारत्न कंपनी है और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के अंदर शामिल है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक्चुअली मोपा एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। जो मोपा है वो ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ग्रीनफील्ड का मतलब बिल्कुल नया बना हुआ हवाई अड्डा है। अब इसका नाम मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी हवाई अड्डा मोपा रखा जाएगा। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा गोवा रखा जाएगा। ये जो मनोहर पार्रिकर हैं इनकी डेथ हो चुकी है, पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, गोवा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इनका 2022 में दिसंबर 2022 में इसका उद्घाटन किया गया था, तो ये नाम मोपा का बदल दिया गया है। इसके बाद केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, देखिए कब किया गया इसका उद्घाटन, तो अमित शाह ने किया था इसका स्टार्टिंग में 31 दिसंबर 2022 को। कहाँ पे, तो कर्नाटक के देवनहल्ली में। ठीक है, कर्नाटक के देवनहल्ली में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अभी तक 5 ऑलरेडी था, ये छठा बना है, ये 6th है। 5 पहले से था, चंडीगढ़, जयपुर, चंडीगढ़, हैदराबाद, गाजियाबाद और कोलकाता, इन 5 जगह पहले से था। आखिर इसकी स्थापना क्यों की जाती है, तो पुलिस को के सामने अलग अलग तरह की जो चुनौतियां आती है उससे निपटने के लिए, और इसमें अपराध को कंट्रोल करना, साइबर क्राइम, मोबाइल फोरेंसिक, ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, जेंडर इशू, इन सब सब्जेक्ट्स पे इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, अभी केरल सरकार ने मासिक धर्म, जिसको मंथली पीरियड भी कहते हैं लड़कियों के लिए, उसमें छुट्टी देने का अनाउंसमेंट किया है। जो भी हायर एजुकेशन है यूनिवर्सिटी तक, वहाँ पे जो भी महिला छात्र हैं उनको महीने में 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और ओवरऑल 60 डेज का लीव दिया जाएगा। ये मात्र 60 डेज का लीव दिया जाएगा और उनकी जो वहाँ उपस्थिति है वो 72% के आसपास होगी। जो पहले ज़्यादा थी 75 थी, उसको कम करके 72 कर दिया गया है। सांची स्तूप के पूर्वी गेट, सांची स्तूप जो हमारा है ना, उसका जो ईस्ट वाला गेट है उसकी प्रतिकृति बनाई गई है, यानी उसी का कहाँ पे बनाया गया है, तो जर्मनी के बर्लिन पैलेस में। किससे बनाया गया है, तो लाल बलुआ पत्थर से। और सांची स्तूप का जो पूर्वी गेट है, जिसको कहते हैं ना तोरण द्वार टाइप, तो उसका वहाँ पे प्रतिकृति है। और ये जो वहाँ पे बर्लिन का जो ये जगह है ना, वो एक तरह से एशियाई आर्ट म्यूजियम है। ठीक है, आर्ट म्यूजियम है। उसके अलावा वहाँ पे कुछ पुरानी प्रजातियों का संग्रहालय भी है, वो भी म्यूजियम है। इस गेट को जर्मन और भारतीय मूर्तिकार दोनों ने मिलकर बनाया है और खर्च 1.6 मिलियन यूरो के आसपास आया है। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है, और वो है माबजा जांगबो रिवर। माबजा जांगबो रिवर पे हलचल तेज हो गई है। बहुत नया स्टोरी है या नया इंसिडेंट है ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले किस नदी पर, तो माजबा जांगबो नदी, ये उत्तराखंड के काला पानी वाला जो एक डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया है ना, उसके आसपास का है। 2021 से ही इस पर एक डैम बनाया जा रहा है। एक्चुअली चीन ने, किस देश ने, तो चीन ने माबजा जांगबो नदी पर भारत, नेपाल और चीन का जो एक ट्राई जंक्शन है ना, ट्राई जंक्शन, क्योंकि काला पानी वाला आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट भारत और नेपाल दोनों के बीच में है, उस ट्राई जंक्शन के पास ये एक बहुत बड़ा डैम का निर्माण कर रहा है। और सैटेलाइट के तस्वीर से ये खुलासा हुआ कि इस पे हलचल तेज हो गई, यानी बहुत तेजी से बनाया जा रहा है और एक बड़ा डैम है। एक्चुअली ये डैम 2021 से ही शुरू हो गया था बनना, लेकिन तब उतनी क्लियरिटी नहीं थी। अब ये क्लियर हो गया कि ये बहुत बड़े डैम को बना रहे हैं और इसमें 17 गीगावाट बहुत अधिक होता है। 70 गीगावाट के लिए अगर ये डैम बन रहा है तो ये डैम बहुत बड़ा बन रहा है। और ये देश की 3 गॉर्जेज बांध के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ उत्पन्न हो रही है उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। सबसे बड़ा एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है जो इसकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग।
अब दिक्कत क्या है कि चीन से तो वैसे ही खतरा रहता है, अरुणाचल प्रदेश में वैसे ही आतंक मचा रखा है, और हो सकता है कि ये पानी पे कंट्रोल कर ले। ये 350 से 400 मीटर लंबा डैम है। एक्चुअली ये जो माजबा जांगबो नदी है वो इनडायरेक्टली गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि गंगा में मिलने के पहले इसका जो करंट है यानी इसकी जो धारा है वो नेपाल में घाघरा या कर्णाली नदी के रूप में बहती है और उसी में जाके मिल जाती है, कैलाश पर्वत से निकलता है। तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी कहीं ना कहीं है। तो ये चीन क्या करना चाह रहा है कि वहाँ पे नदी को कंट्रोल करना चाह रहा है। इससे दो दिक्कत हो सकता है, एक तो अचानक से बाढ़ की स्थिति या पानी कम हो जाने की स्थिति, दोनों का सामना हमें करना पड़ सकता है। ग्रीन रेलवे स्टेशन क्यों दिया गया है और किसको दिया गया है? सबसे पहले विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन को, जो ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर आता है, 24 जनवरी 2023 को ग्रीन तकनीक अपनाने के कारण इसको इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, जिसको IGBC कहते हैं, IGBC कहा जाता है सॉरी, उसके द्वारा प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का एक प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट दिया गया है। प्लेटिनम रेटिंग सबसे बड़ी रेटिंग होती है, सबसे अच्छी रेटिंग होती है, सर्वश्रेष्ठ रेटिंग होती है। इसने 100 में 82 नंबर लिया है, और इसका कारण है कि वहाँ जो कचरा का जो भी इस तरह के वेस्टेज हैं उसको अलग अलग करना, उसका रिसाइकल कर लेना, और उसके अलावा सोलर पैनल लगाने के कारण जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट एनर्जी थी वो कम हो जाना, वाटर हार्वेस्टिंग, इन सबको मिला के इसको ये प्रमाण दिया गया है। और ऐसे कई सारे स्टेशन हैं इंडिया में, कुछ ही हैं जिनको ये रेटिंग दी गई है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अब विशाखापत्तनम होगी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम होगी। अभी तक अमरावती है, तीन और राजधानी की बात चल रही थी, बट सब कुछ खत्म, अब सीधा विशाखापत्तनम। ओडिशा टाउन, यहाँ कोई मिसप्रिंट नहीं है कि ओडिशा को ओडेसा तो नहीं कह दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ओडेसा शहर अचानक से चर्चा में क्यों है? क्योंकि यूनेस्को है संयुक्त राष्ट्र की, यूनेस्को की पेरिस में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में कहाँ है ये यूक्रेन, ठीक है, ये जो है ये यूक्रेन का ओडेसा है, इसको विश्व धरोहर शामिल कर लिया, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया। इतना ही नहीं, उसके एक और सब कैटेगरी है जिसको कहता है वो खतरे में है। तो जो इंडेंजर्ड वर्ल्ड हेरिटेज जो प्लेसेस है, यानी डेंजर के लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस के अंदर तो शामिल किया ही, साथ में डेंजर वाले में भी शामिल कर लिया। और ओडिशा जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में खतरे में डालने वाली सूची में शामिल होने से रूस पर ओडिशा में आक्रमण करने से रोकने का दबाव होगा, क्योंकि वो कल्चरल कई सारी चीज़ों को रखता है। 260 से ऊपर वहाँ पे जगह चीज़ें हैं जो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है रूस के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें, अब इनको बेहतर सपोर्ट मिल सकता है, रसिया पे एक दबाव आ सकता है। ये ओडिशा जो है यूक्रेन में जो काला सागर है ना, उसके कोस्ट के पास एक रणनीतिक बंदरगाह है, और उन्होंने जो वहाँ के मेयर हैं गेनाडी टुखानोव, उन साहब ने कहा है कि ये यूक्रेन की अंतर सांस्कृतिक इंटर कल्चरल राजधानी है। तो ओडिशा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में, साथ में डेंजर सूची में भी शामिल कर लिया है। भारत की हाइड्रोजन ट्रेन, अभी चीन का हमने देखा था, उसके पहले जर्मनी था। भारत का यह हाइड्रोजन ट्रेन जो है दिसंबर, इसी साल के लास्ट के दिसंबर तक चलेगा। पहले अच्छे से समझ लीजिए ये कहाँ चलेगी। ये ट्रेन जो है सबसे पहले इस ट्रेन को चलाया जाएगा कालका शिमला के हेरिटेज सर्किट पे, यानी पहली जो हमारी हाइड्रोजन ट्रेन आएगी या पहला जो हाइड्रोजन ट्रेन का बंच आएगा वो नैरो गेज पर चलेगा, वो मीटर गेज पे नहीं चलेगा, ब्रॉड गेज पे नहीं चलेगा, नैरो गेज पे चलेगा। कालका शिमला के रूट पर चलेगा पहले, और पूरी तरह से इंडियन डिज़ाइन है, इंडिया में मैन्युफैक्चर होगी। 35 हाइड्रोजन फ्यूल वाली ट्रेन की बात चल रही है। इसका नाम क्या होगा? जब ये ट्रेन स्टार्टिंग में चलेगी ना, तो वंदे मेट्रो के नाम से इसका नाम होगा, इसे वंदे मेट्रो कहा जाएगा। कालका शिमला, नीलगिरी माउंटेन, दार्जिलिंग हिल्स, कांगड़ा रेलवे, बिलीमोरा बाघई, इन सब जगह पे इसको चलाया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन क्या होती है? हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करती है।
और ये हाइड्रोजन, ये फ्यूल का यूज़ करके हाइड्रोजन ऑक्सीजन को परिवर्तित करके बिजली का उत्पादन करता है, इससे ये ट्रेन चलती है। क्योंकि ये रीन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंड है तो इसके कारण कोई पॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन ये महंगा इतना क्यों है? ये बहुत महंगा है, इसीलिए बहुत सारे देश उसमें अभी हाथ भी नहीं डाल रहे हैं। कारण ये है कि ये जो फ्यूल की कीमत है लगभग 492 kg रुपए पर केजी है। सोचिए 492 रुपीस पर केजी है, तो ये डीजल की तुलना में 27% के आसपास महंगा है। एक्चुअली इससे माइलेज बढ़ जाता है, लेकिन तब भी डीजल के तुलना में 27% महंगा होता है। लद्दाख में पहला बायोडायवर्सिटी विरासत स्थल, जैव विविधता विरासत स्थल याया तसो झील लद्दाख का पहला बायोडायवर्सिटी विरासत स्थल है। याया तसो झील जो है वो चुमाथांग गांव की पंचायत जैव विविधता समिति ने क्या किया कि सिक्योर हिमालय परियोजना के तहत इसको अनाउंस कर दिया। ये लगभग 8820 मीटर की ऊंचाई पर है और पक्षियों के लिए एक तरह से हेवन माना जाता है, स्वर्ग माना जाता है। यहाँ जो काले गर्दन वाला क्रेन है उसके रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छा जगह माना जाता है। इसके अलावा बार हेडेड गूज, काली गर्दन वाला क्रेन, ब्राह्मणी बत्तख, ये सब के घोंसला निर्माण के लिए ये आइडियल जगह माना जाता है। तो ये है। और बायोडाइवर्सिटी स्थल कोई भी जगह जब घोषित किया जाता है तो उसके लिए वहाँ पे कुछ ऐसा हो जानवर या प्रजाति जो वहाँ की ही हो, या कुछ दुर्लभ या खतरे वाली प्रजाति अगर होती है ना, तो उसके कारण उसको हम बायोडाइवर्सिटी एरिया घोषित करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला म्यूजियम, देखिए हुआ क्या, ये कहाँ है? सबसे पहले ध्यान रखिए ओडिशा में है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में स्थित जो ईव वैली कोलफील्ड है उसमें है। उस कोलफील्ड का जो ओरिएंटल एरिया है जिसका नाम है खादान नंबर 4, इस माइंस नंबर 4 में इसको बनाया गया है। NH49 के किनारा के पास ही गंधोरा गांव के आसपास ये है। तो ये आपको याद रखना है कि ये ओडिशा में है, ठीक है। ओडिशा का जो झारसुगड़ा इलाका है वहाँ है। अब देखिए कोयला मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है कौन सा? महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड यहाँ से क्या करता है? कोयला निकालता है। इसने रिकॉर्ड टाइम में यहाँ से कोयला निकाल के कोयला खाली कर दिया। खाली किया सो किया। अब उस जगह को यूज़ कैसे करेंगे? इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद इको पार्क और कोयला म्यूजियम को डेवलप कर दिया वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि 2017 से ही वहाँ पे प्रोडक्शन बंद था, तब इन्होंने इको पार्क और कोयला म्यूजियम बना दिया। और 2021 में इसका जो आधारशिला फाउंडेशन स्टोन है वो प्रहलाद जोशी साहब ने रखा था। अब कोई भी जब यहाँ जाएगा ना तो वो कैसे अंडरग्राउंड जो भी माइंस होते हैं या ओपन माइंस होता है उसके अंदर जो भी मशीनें यूज़ की जाती है उन सब को वो क्लियर देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे इको पार्क ये सब डेवलप कर दिया गया है, जिसके कारण आराम से लोग, तो वो जो जगह एकदम से बेकार हो जाता आज वो उसका यूटिलाइजेशन हो गया और वो एक रेवेन्यू के अंदर बदल चुका है। भूमिगत मेट्रो स्टेशन यानी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में, मतलब ये इसका फैक्ट ये है कि ये सबसे अधिक गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन है। इसकी गहराई ज़मीन से 33.1 मीटर नीचे है। तो पुणे में भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन रहा है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, 14th वर्ल्ड स्पाइस यानी मसाले का जो कांग्रेस है, यानी मसाले का जो सम्मेलन है, वो 16 से 18 फरवरी 2023 को आयोजित किया जा रहा है। हर 2 साल पे इसका आयोजन होता है। महाराष्ट्र के सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर में होगा। भारतीय मसाला बोर्ड के द्वारा आयोजित होता है और ये जो भारतीय मसाला बोर्ड है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, क्लियर। 2030 का जो विजन है वो है स्थिरता, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता और सुरक्षा। इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, इतना ऐसा नहीं है। तो ये सारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट और है, वो है ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में पंजाबी लैंग्वेज। ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई जाने वाली जो नई भाषा है वो पंजाबी अब होगी। ऐसा नहीं कि पहला भारत का लैंग्वेज है जिसको लाया गया,
अभी लेटेस्ट लैंग्वेज जो ऑप्ट किया गया वो पंजाबी है। और ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने केवल भारत के लैंग्वेज को चुना है, ये भी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सरकार में जो है पंजाबी भाषा को शामिल करने का डिसीजन लिया गया। प्राइमरी से लेकर 12 तक का नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। अब इसमें आंकड़ा ये है कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली जो भाषा है वो पंजाबी है। लगभग 2,39,000 के आसपास जो लोग हैं उसका यूज़ करते हैं। पंजाबी बोलने में 2016 से 2021 के बीच में 80% जो आंकड़ा है वो बढ़ चुका है। इसके अलावा तमिल, हिंदी ऑलरेडी है, कोरियाई भाषाओं को भी वहाँ के स्कूलों में शामिल किया गया है। अभी जो लेटेस्ट शामिल किया गया है वो है पंजाबी लैंग्वेज। तो इसको आप में से आप PDF भी जिसको भी डाउनलोड करना है आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हो।